एक बार थंब मार दें और ठीक है। और देखिए जब भी जिस भी दिन हम पेपर को सॉल्व करें उस दिन अपना पेपर जरूर सामने रखें, है ना। और थोड़ा सा सर पे दया करा करो, सर के भी कुछ काम हो सकते हैं जो है, सर के भी कुछ काम हो सकते हैं कई बार। तो तुम यूं मत करा करो, अरे सर कितनी देर में क्लास हो रही है, मैं तो पूछता ही नहीं हूँ बेटा तुम कल क्यों नहीं आए क्लास में, है। अब मैं भी पूछा करूंगा इतने सारे बच्चों में, ये क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया आज, है। तो कई बार हमें भी काम हो जाता है ना, इसलिए बुरा नहीं माने, ठीक है। अब देखिए जो अपना पेपर हुआ था अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपके इस साल सेकंड ग्रेड में भी आया था। और IUPAC नेम आप सब जानते हो, 2 कार्बन की चेन बनेगी और उसके साथ साइक्लोहेक्सिल लगा हुआ है, तो IUPAC नेम है साइक्लोहेक्सिल एथाइन। एक तरीके से एल्काइन की रिएक्शन पानी के साथ है और यहाँ भारी धातु आयंस यूज किए जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका, यहाँ भारी धातु आयन इसीलिए यूज किए जाते हैं ताकि इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया जा सके, क्योंकि आपको पता है जो एल्काइंस है, एल्काइन जो है उसके पास खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब होने के कारण ये खुद न्यूक्लियोफाइल है। और जैसे ही हम इसके ऊपर हैवी मेटल आयन डालते हैं तो वो इसको क्या बना देता है, इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। क्या बना देता है, इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। और पानी भी न्यूक्लियोफाइल है और एल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको पता है एल्काइन और पानी आपस में रिएक्शन थोड़ी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ भारी धातु आयन इसीलिए डाले जाते हैं, वो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिससे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करने लग जाता है और फिर पानी इसके ऊपर आसानी से क्या करता है, ऐड करता है। फाइनली बात करें तो यहाँ एल्काइन की रिएक्शन वाटर के साथ है, आप सबको दिख रहा होगा। इसमें हमें करना क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी है। सीधी सी बात, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही H+ पानी का अटैक करेगा, जैसे ही पानी का H+ अटैक करेगा वो इसके पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। उस चक्कर में आप पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करोगे, ये वाला हिस्सा प्लस का बनेगा, ये वाला हिस्सा किसका बनेगा, माइनस का। और यहाँ आपको समझ में आ गया होगा पानी का कौन सा हिस्सा जुड़ जाएगा, यहाँ तो जुड़ेगा पानी का OH वाला हिस्सा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पानी का कौन सा हिस्सा जुड़ जाएगा, H वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये इनॉल फॉर्म है, इसके अंदर टॉटोमेरिज्म होगा। मैं तरीका बता चुका, OH को 1 नंबर देना है, अगले वाले को 2 देना है, अगले वाले को 3 देना है। 1 नंबर पे जो OH है उसकी H तो यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ चला जाएगा, तो सबको समझ में आ गया होगा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। आया समझ में, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट रहा। फर्स्ट ग्रेड में इस साल क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी बात बेंजीन के लिए सही नहीं है, या इनमें से ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज है जो बेंजीन में नहीं मिलती। बेंजीन में आपको पता है हर कार्बन पर sp2 संकरण है, तो उसकी स्ट्रक्चर तो प्लेनर होनी ही है, पहला सही है। बेंजीन के अंदर हमें पता है पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें पता है डीलोकलाइज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और बेंजीन आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वो हकल नियम का पालन करेगा। लेकिन बेंजीन में आपको बता चुका कार्बन कार्बन के बीच में बंद लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम, याद आया, 1.39 एंगस्ट्रॉम या 139 पिक्रोमीटर होती है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा रहा, 4 रहा, कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बेंजीन में नहीं मिलती। बेंजीन प्लेनर है, बिल्कुल सही है। पाई बॉन्ड आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर विस्थापित होते रहते हैं, बिल्कुल सही है। हकल नियम का पालन करता ही है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 133 पिक्रोमीटर नहीं है, वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है, इसीलिए इसका आंसर 4 गया। आपको पता है बेंजीन का जब हम नाइट्रीकरण करते हैं, खूब अच्छे से आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, बेंजीन का जब हम नाइट्रीकरण करते हैं तो इसके अंदर रिएजेंट डाले जाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3। सारी कहानी बता चुका हूं। बेंजीन का जब नाइट्रीकरण करते हो तो इसके ऊपर जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो कौन सा आयन होता है, NO2+ होता है, बिल्कुल सही है पहला। H2SO4 यहाँ अम्ल का काम करता है, ब्रोंस्टेंट अम्ल का, और HNO3 आपको पता है ब्रोंस्टेंट क्षार का काम करता है। बेंजीन का जो आप नाइट्रेशन करते हो वो आप सबको पता है एक इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चौथा आंसर सही नहीं है क्योंकि यहाँ नाइट्रो समूह का कौन सा इफेक्ट बता रहा है, +I,
जबकि आप सबको पता है नाइट्रो समूह का कौन सा इफेक्ट होता है -I या कौन सा होता है -M, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा 4 रहा। SO3 क्या है, सेकेंड ग्रेड RPSC में पूछा गया। हम याद करेंगे बेंजीन का जब हम सल्फोनेशन करते हैं, बेंजीन के ऊपर जब SO3 जोड़ते हैं तो उस समय अटैकिंग स्पीसीज जो होती है बेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो उदासीन SO3 अटैक करता है। आपको याद आना चाहिए कि मैंने आपसे कहा था ये जो SO3 है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। पहला कारण तो ये है कि इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। साथ ही साथ आपको बताया हुआ है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड हमें असमान परमाणुओं के बीच में दिखाई दे तो ऐसे अणु हमेशा इलेक्ट्रोस्थित नहीं होंगे। SO3 रहा, CO2 रहा, SO2 रहा, ये सब किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्नेही का काम करते हैं। इसीलिए 4 का आंसर क्या रहा 1 रहा। लाइव वाले बेटा अगर आपको आंसर आते हैं तो बताएं। अगला क्वेश्चन है, यहां एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा टाइप का चक्कर रहता है, तो ये अपन को खुद को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि यहां CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, एथाइन। इसकी रिएक्शन हम हाइपोक्लोरस एसिड से करा रहे हैं और आपको बता चुका हाइपोक्लोरस एसिड यू टूटता है प्लस का और माइनस का। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, सीधी सी बात है। इस CH के ऊपर क्या जोड़ेगा OH, डबल बॉन्ड, CH के ऊपर क्या जोड़ देते हैं, Cl जोड़ देते हैं। आगे ध्यान, हमें पता है एल्कीन में जो रिएक्शन एक बार होती है, अल्काइन में वो रिएक्शन 2 बार होती है। पहली स्टेप में जो चीज जिसके ऊपर जुड़ी है दूसरी स्टेप में भी वही उसके ऊपर जुड़ेगी। वापस ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पानी का OH जुड़ जाएगा। एक कार्बन पर 2 OH आते ही आपको पता है क्या बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH_Cl2CHO। डाइक्लोरो, यहाँ से नंबरिंग करें 1 2, समझ में आ गया। डाइक्लोरो इथेनॉल बनेगा या डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बनेगा। उम्मीद करता हूँ इसीलिए सबका आंसर समझ में आ गया होगा। 5वें का आंसर क्या रहा 1 रहा। अगला क्वेश्चन इस साल पूछा गया आपसे, हाल में जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी। एथिल क्लोराइड में ऐसा क्या डालें ताकि एथीन बने। याद आना चाहिए ये तो एल्किल हैलाइड का भी हाइड्रोहेलोजिनीकरण है और हमें पता है यहाँ एल्कोहलिक OH डाला जाएगा। कल भी बताया था एल्किल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाते हैं। एल्किल हैलाइड का वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। अल्फा से क्लोरीन, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी पहला तो एल्कोहलिक OH होगा, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर आपको पता है हम इसकी रिएक्शन Br2 से करा रहे हैं, तो आप सबको पता है एंटी एडिशन होगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा और यहाँ एक Br लगेगा और यहाँ एक Br लगेगा, तो इसका मतलब जो B होगा वो हमारा क्या होगा, Br2 होगा। आगे समझ में। फिर मैंने आपसे कहा था ये जो विसिनल डाइब्रोमाइड्स है इनसे एल्काइंस बनाते हैं। पहली स्टेप में मैंने कहा था यहाँ एल्कोहलिक OH काम में लेंगे, तो यहाँ से Br निकला, यहाँ से H निकला, ये बना। और दूसरी स्टेप में मैंने कहा था ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस होने के कारण ये स्टेबलाइज है। अब आसानी से आप इसमें से HBr बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सोडामाइड यूज़ करना पड़ता है। तो पहली स्टेप में याद आया होगा एल्कोहलिक OH काम आएगा और सेकंड स्टेप में क्या काम आता है, सोडामाइड, और सबको समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, सेकंड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल में EMRS में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद कायरेन होगा। ये एल्कीन की रिएक्शन HCl से है। आप सीधी सी बात है यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे, ये हिस्सा प्लस का होगा, ये हिस्सा माइनस का। शिफ्ट इसीलिए किया ताकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बने, कार्बोनियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बने। तो सीधी सी बात है यहाँ तो लगेगा Cl और यहाँ आपका लगेगा H। अब आपको दिखाई दे रहा है इस कार्बन के इधर मैथिल है, इधर Cl है, इधर एथिल है और इधर भी एथिल है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें दिख रहा है कायरेल नहीं है, तो ए तो हो ही नहीं सकता। तो जिसमें ए है वो तो आंसर वैसे ही गलत हो गया। आगे समझ में। अब अगर हम बी के ऊपर बात करें तो आप सबको दिख रहा है ये बी की कंडीशन ये है, इसके अंदर आप पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यू करेंगे ताकि कार्बोकैटायन जो बने वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। अरे हाँ या ना। और सीधी सी बात है यहाँ तो पानी का क्या, यहाँ तो HCl का क्या जुड़ जाएगा, Cl, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा H, और आपको दिख रहा है ये कार्बन कायरेल है क्योंकि फिनाइल अलग
H अलग, Cl अलग और ये ग्रुप अलग। इसका मतलब बी तो आंसर में हो सकता है और ऐसा आंसर हमारा कौन सा है? सेकंड। सी में आप देख लो, आपको पता है आप पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करोगे, ये हिस्सा प्लस का और ये हिस्सा किसका? माइनस का। यहां हमें दिख रहा है कि हम क्या करेंगे, इसके साथ तो पानी के साथ यहां तो क्या जोड़ देंगे? HCl का क्या जोड़ देंगे? HCl। और यहां क्या जोड़ देते हैं? HCl का क्या जोड़ देते हैं? H। और आपको दिख रहा है ये वाला कार्बन कायरल है, मैथिल अलग, H अलग, Cl अलग और एथिल अलग। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या रहा? सेकंड रहा, बी और क्या रहा? सी रहा। बिल्कुल मोनिका ठीक है। सोडियम मैलेट का जब आप वैद्युत अपघटन करते हो, याद करेंगे सोडियम मैलेट, ये हमारा सोडियम मैलेट है, याद करेंगे सोडियम मैलेट का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो आपको पता है एक तो ये बनता है एथाइन। आया समझ में? अरे यहां से बॉन्ड टूटेगा, फ्री रेडिकल यहां भी फ्री रेडिकल, एक तो बनेगा एथाइन और साथ ही साथ एक बनेगी एनोड पर कौन सी गैस? CO2। इसीलिए सोडियम मैलेट का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर एसिटिलीन के साथ कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है। बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर परी बेटा। ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था कि जब आप बेंजीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं तो आप डायरेक्ट FeBr3 नहीं मिलाते, बाहर से आप डायरेक्ट FeBr3 नहीं मिलाते, बल्कि रिएक्शन के दौरान ही आयरन और क्या मिलाते हैं? उसके अंदर Br2 मिलाते हैं। समझ भाई कि बेंजीन का जब आप ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें पता है हमें लुईस अम्ल चाहिए, FeBr3 भी लुईस अम्ल है, लेकिन वो बना बनाया डायरेक्ट नहीं डालते, बल्कि रिएक्शन के दौरान ही उसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। बेंजीन के ब्रोमिनीकरण में उत्प्रेरक FeBr3 को बाहर से नहीं मिलाते, बल्कि मिश्रण में Br2 और आयरन की छीलन से ही क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। कथन बिल्कुल सही है। उसका रीजन क्या है कि अगर आपने बाहर से FeBr3 को मिलाया तो बाहर आपको पता है वायुमंडल में नमी है और FeBr3 हमें पता है लुईस अम्ल है और नमी लुईस क्षार है, तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार आपस में रिएक्शन करके FeBr3 को क्या कर देंगे? इनएक्टिव कर देंगे। कैसा कर देंगे? इनएक्टिव। तो इन्होंने कहा FeBr3 नमी के साथ तीव्रता से रिएक्शन करके इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए वो बात अलग है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी और RPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था। वहाँ क्या था एक्चुअल में डिलीट क्यों किया था? क्योंकि हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत क्या थी, वहाँ लिखा था FeBr3 नमी के साथ तीव्रता से क्रिया करके एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जबकि एक्टिवेट थोड़ी होता है, बल्कि कैसा हो जाता है? इनएक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए A और R सही है और R A का क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ये वाली जो क्वेश्चन था ना, इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता कि हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हो सकता है मुझे पहला स्टेटमेंट सही नहीं लगे, जैसे ये कह रहा है ये बेंजीन है और अब आप इसका हेलोजिनेशन करो, जैसे मान लो Fe डाल के किया हमने, FeBr3 समझ में आ गया, या AlCl3 डाल के किया, तो आप सबको पता है एरिल हैलाइड बनेगा। आ रहा समझ में? अब हो सकता है मुझे ये वाली रिएक्शन का आइडिया ना हो कि जब आप बेंजीन से एरिल हैलाइड बनाते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो मान है वो 0 होता है। हो सकता है मुझे ये पता नहीं हो। दूसरा है, मुझे ये पता है कि जब बेंजीन का हेलोजिनेशन करते हैं, जैसे आपने क्लोरीन के साथ किया, तो जब सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो मैंने कहा था एडिशन रिएक्शन होती है, याद आया? तो सीधी सी बात है, यहां तो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है और ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। समझ में आ रही बात? अरे हाँ या ना? ये तो अनएरोमेटिक है और ये कैसा है? एरोमेटिक है। तो सीधी सी बात है, इस एरोमेटिक कंपाउंड को अनएरोमेटिक कंपाउंड में अगर आपने बदला होगा तो ये चीज आसानी से तो हुई नहीं होगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या देनी पड़ी होगी? एनर्जी देनी पड़ी होगी। इसीलिए वो कह रहा है कि एडिशन जो रिएक्शंस होती है वो जनरली कैसी होती है? ऊष्मा शोषी होती है। सही। एडिशन रिएक्शन में जब आप C6H5CH2 बनाते हो, C6H5X बनने की अपेक्षा उच्च होती है। मतलब ये कह रहा है कि जब आप इसको बना रहे हो तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और इसको बना रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम चाहिए होती है, क्योंकि यहां हमें एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है कि रिएक्टेंट को एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है ताकि रिएक्टेंट क्या करे? एक
एनर्जी का जो क्रॉस बैरियर है उसको क्या कर दे, क्रॉस कर दे। आ रही बात समझ में? और यहां हमें पता है कि एडिशन रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट अनस्टेबल है, इसीलिए हमें इस समय ज्यादा ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। मान के चलो ये मुझे तीनों ही नहीं आते हो, लेकिन चौथा तो मुझे स्पष्ट पता चल रहा है कि अनएरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बताओ दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी हो सकती है क्या? अरे हो सकती है क्या? तो इसीलिए आंसर क्या रहा, चौथा रहा। क्योंकि अनएरोमेटिक उत्पाद C6H5 के समान स्थिर है। क्या इन दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी हो सकती है क्या? इन दोनों की नहीं हो सकती ना, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। तो चारों ऑप्शंस में हो सकता है मुझे थोड़ी देर के लिए तीन नहीं भी आते हो, लेकिन ये चौथा तो मुझे पता चल रहा है ना कि यही होगा 100%, क्योंकि इन दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो अनएरोमेटिक है और ये कैसा है, एरोमेटिक है। अरे आई बात समझ में? इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, 4 रहा। अभी अभी मैंने बताया क्लोरीन जल और एसिटिलीन की जब आप रिएक्शन कराते हो, अभी अभी मैंने रिएक्शन कराई क्लोरीन जल के साथ। क्लोरीन जल के साथ अभी भी बताया था ये रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड होता है, और अभी अभी हमने देखा था प्रोडक्ट बना था CHO, ध्यान आ गया होगा, CH, और इसके साथ हमने क्या जोड़े थे, 2 Cl जोड़े थे। आगे ध्यान, इसका UPSC नेम आप सब बना सकते हैं, नंबरिंग यहां से करेंगे तो डाइक्लोरो, अरे 2 डाइक्लोरो और 2 कार्बन की चैन क्या हो जाएगी, एथेनॉल हो जाएगा। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, आंसर 1 रहा। इनमें से टॉलन अभिकर्मक के साथ कौन अवक्षेप नहीं देता? ये एल्काइन का क्वेश्चन है, और आप सबको पता है टॉलन रिएजेंट के साथ 1 एल्काइन प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। तो एथाइन देगा, 1 ब्यूटाइन देगा, 1 ब्यूटाइन देगा, क्योंकि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। लेकिन आपको पता है एल्कीन टॉलन अभिकर्मक के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता। अरे आगे ध्यान, ये रिएक्शन किसकी है, टॉलन रिएजेंट्स के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देने की रिएक्शन 1 एल्काइंस की, क्योंकि 1 एल्काइन एडिशन के अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, प्रेजेंस होता है। ये रिएक्शन इस तरह से है, ये हो कई बार बॉन्डिंग नहीं आती। ये प्रोपाइन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ है, ये अम्ल उत्प्रेरित जल योजन है, और ये आपको ध्यान होना चाहिए हाइड्रोबोरीकरण और ऑक्सीकरण है। मैं आपको बता चुका दोनों में ही पानी जुड़ेगा, लेकिन इसके अंदर मार्कोनिकॉफ के नियम से जुड़ेगा और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से जुड़ेगा। तो अगर हम देखें प्रोपाइन, शिफ्ट करोगे इसको, यहां पानी का OH आ जाएगा, यहां पानी का H आएगा, इनॉल फॉर्म, समझ में आ गया होगा। 1 नंबर का H कहां चला जाएगा, 3 नंबर, डबल बॉन्ड यहां, इसका मतलब ए तो हमारा एसीटोन होगा, यानी ये होगा एसीटोन, ये होगा एसीटोन, ये होगा एसीटोन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर आप सबको पता है कौन सा नियम लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में कहानी उल्टी हो जाएगी, इसके साथ तो जुड़ जाएगा H और यहां क्या जुड़ेगा, OH, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा और H यहां जाएगा, तो दूसरे वाले से बनेगा CH3 CH2 CHO, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, 2nd रहा। आगे समझ में? हमें पता है कि जो लिंडलार कैटलिस्ट है वो एल्काइन का आंशिक हाइड्रोजनीकरण करता है। लिंडलार कैटलिस्ट एल्कीन को एल्केन में नहीं बदलता, एल्काइन को एल्कीन में बदलता है। तो हम क्या करेंगे, एल्काइन को एल्कीन में बदलेंगे, तो एक H यहाँ लगाएंगे और एक H यहाँ लगाएंगे। तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक हो जाएंगे, करके देख लो कैसे। ये स्थिति ये है, C मिथाइल और H, सही है। और ये क्या है, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और मिथाइल, सही है। इधर देखो इस कार्बन के साथ ये है CH, फिर डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। अभी आप सबको दिख रहा होगा ये कार्बन किनाइल है। अब जब हम लिंडलार कैटेलिस्ट डालेंगे तो लिंडलार कैटेलिस्ट आपको पता है एल्काइन को एल्कीन में बदल देता है, यानी ये चीज खत्म हो जाएगी। एक H यहां जुड़ेगा, एक H यहां जुड़ेगा। अब आप ये देखो ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर एक ही हो गई ना। अब क्या ये किरेल कार्बन है क्या, नहीं है, तो सीधी सी बात है जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा।
यहां हमें देखो कई बार क्या आपको खुद को भी सोचना पड़ेगा, ये स्थिति यह है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने इसके अंदर सोडामाइड मिलाया है, तो आपको पता है 1 एल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, हाइड्रोजन हटके यहां सोडियम आ जाएगा और बनेगा सोडियम एल्कानाइड। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड से करा देते हैं, NaBr बाहर निकल जाएगा और यहां एथिल जुड़ जाएगा। है ऐसा आंसर, देखो CH3 CH2 CC का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड CNA, सही है ना। CH3 CH2 CC का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C और इथाइल, इसीलिए 16वें का आंसर क्या रहा, 1 रहा। निम्न में से कौन 1% क्षारीय केमेनोफोर को रंगीन करता है। देखो ये जो क्षारीय केमेनोफोर है, निम्नलिखित में से कौन 1% क्षारीय केमेनोफोर को रंगीन करता है, बताओ कौन करेगा क्षारीय केमेनोफोर को रंगीन। सभी लोग बताएं 1% क्षारीय केमेनोफोर को कौन रंगीन करेगा, बताएं 1% क्षारीय केमेनोफोर को कौन रंगीन करेगा। निम्न में से कौन 1% क्षारीय केमेनोफोर को रंगीन करेगा। देखो एल्कीन तो करता ही है, आया समझ में। अब यहां पर क्या है, ये जो, हाँ बिल्कुल मोनिका सही है, एक्चुअल में क्या है, ये जो अपना बेयर अभिकर्मक होता है, ये क्या है, अनसैचुरेशन टेस्ट देता है। क्या देता है, अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि चाहे आप इसको एल्कीन में डालो, चाहे आप इसको एल्काइन में डालो, उसका जो गुलाबी रंग होगा उसको ये क्या कर देता है, उड़ा देता है। मतलब क्या होता है, जैसे ये जो बेयर अभिकर्मक है ना, ये क्या है, इस चीज़ का पता लगाने में काम आता है कि ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं। इस बेयर अभिकर्मक का रंग गुलाबी होता है। अगर आप एल्कीन में भी डालोगे तो भी गुलाबी रंग उड़ जाएगा, और एल्काइन में भी डालोगे ना तो भी इसका गुलाबी रंग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसीलिए ये आंसर क्या है, उपरोक्त सभी रहा। यहां लिंडार कैटेलिस्ट आपको दे रखा है। लिंडार कैटेलिस्ट आपको पता है एल्कीन को तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन एल्काइन को किस में बदल देगा, एल्कीन में। तो देखो ये वाली स्ट्रक्चर तो यही आ गई, ये हो गया CH2, अरे हाँ या ना, ये हो गया C डबल बॉन्ड C, और इस C के साथ CH3 और H और H। और आप सबको पता है लिंडार कैटेलिस्ट से जो मुझे एल्कीन प्राप्त होती है वो कैसी एल्कीन प्राप्त होती है, सिस एल्कीन प्राप्त होती है। और अगर यहाँ सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया होता तो सिस एल्कीन प्राप्त होती है, ट्रांस एल्कीन होती, ट्रांस एल्कीन। निम्न में से सर्वाधिक स्थायी कौन है, बेटा इसका आंसर बताएं। मोनिका बेटा आंसर बताओ, परी बेटा आंसर बताओ, इसमें सर्वाधिक स्थायी कौन है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। यहां sp संकृत कार्बन है, यहां sp2 संकृत कार्बन है, यहां sp3 संकृत कार्बन है। देखो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन 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 पे है, और ये नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन पे है। मैंने कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। sp संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता तो 3.25 होती है, अरे आया समझ में। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल। प्रोपीन और प्रोपाइन में आप कैसे भेद कर सकते हो, तो अभी कहा प्रोपीन और प्रोपाइन में ब्रोमीन से भेद नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही एडिशन प्रोडक्ट देंगे। क्षारीय केमेनोफोर डालोगे तो दोनों ही गुलाबी रंग उड़ाएंगे, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में आपको पता है अंतर किससे होगा, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से होगा, क्योंकि एल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। 1 एल्काइन अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर एल्कानाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अपक्षेप कौन देगा, ये तो एथेन तो देगा नहीं, एथीन देगी नहीं, बेंजीन देगा नहीं, कौन देता है अमोनियम में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, एल्काइस देता है। बता चुका फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शंस होती है, जैसे हम बेंजीन का एल्काइलेशन करते हैं तो उसमें लुईस अम्ल AlCl3 क्यों मिलाते हैं, इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्नेही के उत्पादन में क्या करना, मदद करना।
यहां प्रोपाइन है और हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण कर रहे हैं। हाइड्रोबोरीकरण तो कर रहे हैं Bt3 से और ऑक्सीकरण कर रहे हैं क्षारीय H2O2 से। तो देखो फाइनली पानी जुड़ना है। क्या जुड़ना है? पानी। H और OH जुड़ना है। इसमें जो H+ मिलता है ना वो तो मिलता है BS3 से, लेकिन यहां BS3 से H+ की जगह क्या मिलेगा? D+ और इससे क्या मिलेगा? OH-। आप पाई इलेक्ट्रॉन की क्या करोगे? शिफ्टिंग करोगे। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, यानी यहां तो जुड़ेगा क्या? D+ और यहां पानी का क्या जुड़ेगा? यहां पानी का क्या जुड़ेगा? OH। आगे समझ में? अब आप सबको पता है ये इनॉल फॉर्म है, 1 2 3, सही है? यहां से सॉरी, यहां से 1 2 3, ये H आपको पता है यहां आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। भाई ये H इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो CH3 CHD CHO, ऐसा आंसर कौन सा था? बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर सही आ रहे हैं। 1 एल्काइन और 2 एल्काइन में आप किससे विभेद नहीं कर सकते? 1 एल्काइन और 2 एल्काइन में हम अमोनिया में AgNO3 से विभेद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बेयर अभिकर्मक डालोगे तो गुलाबी रंग तो दोनों ही उड़ाएंगे। राई बात समझ में? और Br2CCl4 का लाल रंग होता है, वो भी अनसैचुरेशन टेस्ट देता है। जैसे ही किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालोगे तो उसका लाल रंग कैसा हो जाता है? उड़ जाता है। आया ध्यान? ये अनसैचुरेशन टेस्ट के काम आते हैं, बेयर अभिकर्मक और Br2CCl4। अब अनसैचुरेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है एल्कीन में भी डबल बॉन्ड है और एल्काइन में भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों ही अनसैचुरेटेड है ना। तो बेयर अभिकर्मक का रंग गुलाबी होता है, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालते हैं ना तो उसका गुलाबी रंग उड़ जाता है। तो वो तो 1 एल्काइन भी उड़ाएगा, 2 एल्काइन भी उड़ाएगा। और Br2CCl4 का रंग लाल होता है। अरे बताया था ना एल्की, ध्यान आ गया? और Br2 को जब CCl4 में घोलते हैं तो लाल रंग होता है, वो भी अनसैचुरेशन टेस्ट देता है। जो भी असंतृप्त कंपाउंड होगा उसमें Br2CCl4 डालोगे तो उसका लाल रंग उड़ जाएगा। तो वो तो ये भी देगा, ये भी देगा। तो इसीलिए आप 1 एल्काइन और 2 एल्काइन में किससे विभेद नहीं कर सकते? 4 से। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो सभी। यहां हमें पता है ये एसिटिलीन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको पता है CH3- मिलेगा, तो इसका H+ क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक तो बन गया CH4 और साथ में बना CH ट्रिपल बॉन्ड C- और इसके साथ क्या जुड़ गया? MgBr। अब आप इन्हें, ये तो A बन गया और ये हमारा B बन गया। अब इसके अंदर मेथिल आयोडाइड मिला दिया, समझ में आ गया होगा क्या बन जाएगा? फाइनली क्या बनेगा? CH3, क्या पूछ रहा है ये? C पूछ रहा है, तो हाँ ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आ गया समझ में? किससे बेंजीन बना सकते हैं? अब देखो ये NaOH और CaO है, ये तो सोडा लाइम है, ये तो CO2 गैस बाहर निकालेगा, तो इससे तो फिनॉल बनेगा। ये जो हमारा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये बॉन्ड यहीं से तो टूटेगा, यहीं से तो तोड़ता हूं मैं, पानी का H+ मिल जाएगा इसको, बनेगी ना बेंजीन। ये रिएक्शन कल ही बताई थी, क्लोरबेंजीन की रिएक्शन NaOH 360 डिग्री 300 एटमॉस्फेयर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद करो Cl हटके क्या आ जाएगा? OH। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करोगे तो आगे बताऊंगा फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल। बेंजीन के अंदर, बेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो अटैकिंग स्पीसीज आप सबको पता है कौन सी होती है? NO2+। इनमें से वो कौन सी रिएक्शन है जो प्रदर्शित करती है कि बेंजीन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? तो जो भी एडिशन रिएक्शंस होती है उनसे हमें ये पता चलता है कि बेंजीन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखो बेंजीन का ब्रोमिनेशन FeBr3 के साथ कराया, तो ये तो इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, बेंजीन का हाइड्रोजन हटके ब्रोमीन लगेगा, तो हमें पता नहीं चल रहा कि बेंजीन में कितने पाई बंद है।
बेंजीन का नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इससे भी पता नहीं चलता कि बेंजीन में 3 पाई बंद है। बेंजीन का ओजोनी अपघटन कराओगे आप, और बेंजीन का ओजोनी अपघटन कराओगे तो हमें पता है सारे पाई बॉन्ड तोड़ते हैं और 3 अणु ग्लाइकोल के बनते हैं। और बेंजीन का जब आप हाइड्रोजनेशन कराते हो तो मैंने कहा था साइक्लोहेक्सेन बनता है, सारे तीनों पाई बॉन्ड तोड़कर एक 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 एच लगाते हैं, ध्यान आया। इसीलिए कौन सी जो रिएक्शन है वो ये बताती है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो बेंजीन का ओजोनीकरण और साथ में बेंजीन का क्या, हाइड्रोजनेशन। इस साल आया था ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में। टोलुइन का अगर आप क्लोरीनीकरण करेंगे सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन या एलिलिक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में इसमें मुक्त मूलक बनेंगे, मुक्त मूलक इस पर अटैक करेंगे और यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे। क्यों बॉन्ड तोड़ेंगे? क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो टोलुइन का जब आप क्लोरीनेशन कराते हो तो सबको समझ में आ गया होगा क्या बनता है, बेंजिल क्लोराइड बनता है। और फिर बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप एक्वस एनवेस से कराओगे तो आपको पता है यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, पर नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, Cl- को सब्स्टिट्यूट कर देगा और फाइनली आपका क्या बनेगा, बेंजिल अल्कोहल बनेगा। आगे समझ में? निम्न में से किससे आप तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन बना सकते हो? तो ये एक तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। बेंजीन दिख रहा है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, AlCl3 है तो यहां से बॉन्ड तोड़ोगे प्लस माइनस, और ये वाला हिस्सा बेंजीन पर अटैक करेगा, बन गया तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। दूसरा है हमारे पास आइसोब्यूटिलीन। और साथ में हमने रिएजेंट डाल दिया HF, H+, एसिडिक मीडियम। हमें पता है कि जो H+ है वो बेंजीन पर अटैक नहीं करेगा, उसको पता है ये मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबल। H+ यहाँ अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करोगे तो H यहाँ जुड़ेगा, तो वही बन गया ना, CH3, C+, CH3 और CH3 जुड़ेगा। अरे आ गया समझ में? और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल तो ये होता ही है, इसीलिए आंसर क्या रहा उपरोक्त। 1,2-डाइमेथिल बेंजीन का ओजोनीकरण कराना है, तो ये क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें कहीं ना कहीं। स्थिति यह है, एक बार तो 1,2-डाइमेथिल ऐसे बना लेना और एक बार 1,2-डाइमेथिल बेंजीन ऐसे बना लेना। आगे समझ में? तो जब आप ओजोनी अपघटन कराओगे तो आप सबको तरीका पता है ओजोनी अपघटन कैसे कराते हैं। यहां से तोड़ोगे, एक ओ यहां, एक ओ यहां, सही है ना? यहां से तोड़ोगे, एक ओ यहां, एक ओ यहां, यहां से तोड़ोगे, एक ओ यहां, एक ओ यहां, तो एक प्रोडक्ट तो बना CH3COCHO, मैथिल ग्लाइऑक्सेल। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? दूसरा क्या बना, CHO और तीसरा बना CH3COCHO, है ना? जब आप इस स्ट्रक्चर से, तो ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। और इससे बनाने की कोशिश करोगे ना, तो जब आप यहां से साफ करोगे तो एक ओ यहां और एक ओ यहां, यहां से साफ करोगे तो एक ओ यहां और एक ओ यहां, तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और आपको दिखाई देगा, वो ये वाला CH3, CO, CO और CH3। आ गया होगा समझ में? अरे हाँ या ना? तो इसमें टोटल 3 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसमें क्या, कहीं ना कहीं कोई टाइप में रह गया होगा, आपको बता दिया 3 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे जब आप ऑर्थोजाइलिन का ओजोनो अपघटन करोगे।
मुझे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाना है। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सेन लिंडेन 666 बनता है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये पता चलता है इससे बेंजीन में 3 पाइबंद है, क्योंकि सारे पाइबंद तोड़कर हम वहां क्लोरीन लगाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मिस्टेक रह गई इस क्वेश्चन में भी। टोलुइन का क्लोरीनीकरण कराओगे। एक तो स्थिति है फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, ये टोलुइन है। अगर आप इसका क्लोरीनीकरण फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कराओगे तो आपको पता है उस समय तो इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और सबको पता है ये जो टोलुइन का मैथिल समूह होता है या हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, तो या तो पैरा क्लोरोटोलुइन बनेगा या ऑर्थो क्लोरोटोलुइन बनेगा। लेकिन जब यही रिएक्शन अभी भी मैंने कहा सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन से होता है, उस समय बेंजिल क्लोराइड बनता है। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, बन रहा। आ गया समझ में? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन मेथनॉल से एथेनॉल से, तो देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यह है। थोड़ा सा हिंट देता हूं, ये ऐसे टूटता है। ये एक तरीके से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब भी हीट करते हैं ना तो इसमें से N2 गैस बाहर निकल जाती है और ये क्लोरोबेंजीन इस तरह से बन जाता है। पूरा बताऊंगा आगे कैसे होता है। अब आप एथेनॉल से रिएक्शन करा लो। एथेनॉल में मुझे दिखाई दे रहा है एसिडिक हाइड्रोजन है, बेंजीन। अपन ने पढ़ा नहीं ना आगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड पढ़ेंगे तब ये रिएक्शन वापस आ जाएंगे। किसमें CH बंध की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी? तो आपको बता दिया था ये sp संकृत कार्बन है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा, और बॉन्ड छोटा होगा तो इसकी बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। एल्केन में इस कार्बन पर sp3 संकरण है, ये कम खींचेगा तो ये बड़ा बॉन्ड रहेगा, ये थोड़ा छोटा होगा और ये सबसे छोटा होगा। छोटा बॉन्ड तोड़ने में अधिक एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए बंध ऊर्जा सर्वाधिक किसकी रही, फर्स्ट की रही। 2-ब्यूटाइन के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी बात सही है? 2-ब्यूटाइन में आपको पता है जो डबल बॉन्ड मिलेगा वो कार्बन 2 और कार्बन 3 के मध्य मिलेगा। समझ में आ गया होगा? इसीलिए आंसर क्या रहा, कार्बन 2 और कार्बन 3 के मध्य त्रिआबंध। इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं कोई टाइप में मिस्टेक रह गई है। इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं कोई टाइप में मिस्टेक रह गई थी। AlCl3 की उपस्थिति में जब बेंजीन की रिएक्शन मैथिल क्लोराइड से कराओगे तो एल्किलीकरण होगा। बेंजीन में से हाइड्रोजन हटेगा, मैथिल समूह जुड़ेगा, क्या बनेगा, टोलुइन बनेगा। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, बेंजीन का एल्काइलेशन है। सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का यूज करते हैं बेंजीन के नाइट्रीकरण में। बता चुका उस समय H2SO4 तो ब्रोंस्टैट अम्ल का और HNO3 ब्रोंस्टैट किसका काम करता है, क्षार का। बेंजीन ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता। अगर जैसे हमें पता है कि जनरली ब्रोमीन जल जो होता है ना वो अनसैचुरेशन टेस्ट देता है। वो एल्कीन में डालोगे तो उसका लाल रंग उड़ जाएगा, एल्काइन में डालोगे तो भी उसका लाल रंग उड़ जाएगा, लेकिन बेंजीन में डालते हो ना ब्रोमीन जल तो उसका लाल रंग नहीं उड़ता। तो ये कह रहा है कि बेंजीन में जब आप ब्रोमीन जल डालते हो तो वो उसको कलरलेस नहीं करता। उसका कारण क्या है कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड है, वो अपनी एरोमेटिसिटी को चेंज नहीं करना चाहता, उस चक्कर में वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। इसीलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। जब आप FeCl3 की उपस्थिति में टोलुइन का क्लोरीनीकरण कराओगे तो उत्पाद X बनता है और प्रकाश की उपस्थिति में Y बनता है। अब तो आपको रट जाना चाहिए। अगर आपने टोलुइन का क्लोरीनीकरण FeCl3 की उपस्थिति में कराया तब तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, या तो बनेगा आपका ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या क्या बनेगा, पैराक्लोरोटोलुइन बनेगा, ये वाला। आगे समझ में?
और अगर हमने इसका क्लोरीनेशन प्रकाश की उपस्थिति में कराया तो पहले यहां से बेंजिल क्लोराइड, फिर वापस क्लोरीन से कराया तो फिर वापस हाइड्रोजन हटके Cl जुड़ेगा, फिर वापस कराया तो फिर एक और हाइड्रोजन हटके Cl जुड़ेगा। उस स्थिति में क्या बन जाएगा? ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन बन जाएगा। आया समझ में? अगर 3 स्टेप में रिएक्शन करोगे तो हर बार यहां से हाइड्रोजन हटके Cl हटेगा, हाइड्रोजन हटके Cl हटेगा, बार बार यहां बेंजिल मुक्त मूलक बनता चलेगा। एथाइन और उसके व्युत्पन्न अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके सफेद अवक्षेप देते हैं। एथाइन और उसके व्युत्पन्न अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके सफेद अवक्षेप देते हैं। सही है बात? मान लो ये एथाइन है। अब व्युत्पन्न तो यह है कि मैं ये भी इसका एथाइन का व्युत्पन्न है। हमने एथाइन के दोनों हाइड्रोजन को हटाकर 2 मेथिल लगा दिया। तो कहां है सही कि एथाइन और उसके व्युत्पन्न अमोनिया में सिल्वर, मतलब देखो एथाइन और सारे अल्काइन ही हो गए इसके व्युत्पन्न। तो सारे अल्काइन थोड़ी अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करते हैं। तो कथन ही गलत हो गया। तो कथन और कारण दोनों ही कैसे आएंगे? असत्य आएंगे 100%। एसिटिलीन की रिएक्शन जब अमोनियम में क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं तो लाल अवक्षेप मिलता है, दोनों हाइड्रोजन हटके कॉपर आ जाएंगे। और लाल अवक्षेप क्यों बनता है? कॉपर के कारण थोड़ी बनता है। लाल अवक्षेप तो इसीलिए बनता है इस क्यूप्रस के कारण। ये जो मुझे क्यूप्रस एल्कानाइड मिलता है ना, इसके कारण मिलता है। कोई जो रंग आता है उसका कारण कोई धातु थोड़ी होती है, बल्कि धातु आयन होता है। इसीलिए कथन तो सही है, लेकिन क्या सही नहीं है? कारण कैसा है? असत्य है। अरे आई बात समझ में? यही तो सोचना है वहां। जितना अपन सोचेंगे उतना सारी चीजें दिमाग में बैठती चलेंगी। 1 एल्काइन और 2 एल्काइन में क्या बेयर अभिकर्मक के द्वारा भेद कर सकते हो? बताओ, क्या 1 एल्काइन और 2 एल्काइन को बेयर अभिकर्मक के द्वारा थोड़ी भेद कर सकते हैं? दोनों में मिला दो, दोनों में ही गुलाबी रंग उड़ जाएगा। तो कथन ही गलत हो गया। तो कथन और कारण दोनों ही कैसे आएंगे? असत्य आएंगे इस स्थिति में। तो बेंजीन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। सही है। क्या यह अभिक्रिया इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन है या मुक्त मूलक योगात्मक? मुक्त मूलक योगात्मक। तो कथन तो सही है, लेकिन कारण क्या है? असत्य है। बेंजीन की रिएक्शन नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड से कराओगे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। बिल्कुल सही है। बेंजीन की रिएक्शन अगर आप नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड से कराओगे तो यहां कार्बोकैटायन बनेगा। ये अपना रीअरेंजमेंट करके 1 डिग्री कार्बोकैटायन से बोलो किस में बदलेगा? 2 डिग्री में। अब ये 2 डिग्री वाला बेंजीन पर अटैक करेगा, बेंजीन पे से हाइड्रोजन हटा के जुड़ेगा, तो बेंजीन यहां से जुड़ेगी ना, यहां से। तो बताओ क्या तृतीयक ब्यूटिल बनेगा या सेकेंडरी ब्यूटिल बनेगा? अरे बोलो, सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन बनेगा ना। तो कह रहा है कि बेंजीन नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड से जब रिएक्शन करता है तो मुख्य उत्पाद तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन बनता है। कथन ही गलत हो गया। तो कथन गलत है तो फिर तो एक ही ऑप्शन होता है, कथन और कारण दोनों ही कैसे हुए? असत्य हो गए। यहां दिख रहा होगा आपको बेंजीन का क्लोरीनीकरण। उत्पाद में ये टॉलुइन है, हम इसका क्लोरीनीकरण करा रहे हैं। उत्पाद में बेंजीन वलय अपरिवर्तित रहती है, यानी यहां कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब AlCl3 वगैरह। उत्पाद में बेंजीन वलय अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल बनेगा यहां। बिल्कुल सही बात है। उत्पाद में बेंजीन वलय अपरिवर्तित रहेगी, बनेगा पैराक्लोरोटोलुइन। हेक्साक्लोरोबेंजीन टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन से AlCl3 उत्पाद में बेंजीन वलय अपरिवर्तित है। बिल्कुल सही है। हेक्साक्लोरोबेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो कथन और कारण दोनों सही है। हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरो नहीं, क्या कह रहा है? हेक्साक्लोरोबेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। देखो ध्यान से सुनो, कितने क्लोरीन जोड़ना है? हेक्साक्लोरीन, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड या हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन ये नहीं है, हेक्साक्लोरोबेंजीन तो ये है। अरे बेंजीन हेक्साक्लोराइड याद आ गया? ये है हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये तो क्लोरोबेंजीन है। अब बताओ हेक्साक्लोरोबेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्या? ये नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, कथन तो सही है, लेकिन कारण कैसा है? असत्य।
आई बात समझ? जब मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन AlCl3 से कराते हैं, जब मेथिल क्लोराइड एवं AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल Cl+ होता है या CH3+ होता है? टॉलुइन की क्रिया जब Br2 के साथ कराते हो आयरन की उपस्थिति में तो उत्पाद पैरा ब्रोमोटोलुइन बनता है, सही है? अरे हाँ या ना? इसका कारण क्या है? जो CH3 समूह है वो पैरा निर्देशित समूह है और वलय को अति संयुग्मन द्वारा क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। तो यहाँ क्या है, अब जैसे यहाँ भाई कथन तो ठीक है कि जब टॉलुइन की क्रिया जब Br2Fe से कराते हैं तो यहाँ ऐसा लिखना चाहिए था मुख्य उत्पाद, तो मुख्य उत्पाद पैरा ब्रोमोटोलुइन बनता है और मैथिल समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशीय और वलय के अति संयुग्मन प्रभाव द्वारा इसको क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। यहाँ फिर उन्होंने क्या है, दोनों को सही मान लिया, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की क्या है? सही स्पष्टीकरण करता है, लेकिन सही रूप से यहाँ ऐसा होना चाहिए था टॉलुइन की क्रिया जब Br2Fe से कराते हैं ना तो उत्पाद, तो मुख्य उत्पाद पैरा ब्रोमोटोलुइन बनता है। फिर लिखना चाहिए था कि मैथिल समूह साथ में पैरा निर्देशित समूह है और वलय को अति संयुग्मन द्वारा क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। उम्मीद करता हूँ सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आ गए ना? और अब आप एक बार पढ़ें तो आपको अच्छे से और समझ में आएंगे।